by Sensodyne K. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। भारत के प्रधानमंत्री जब 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपना संबोधन देते हैं तो उस भाषण का जो लेवल होता है एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट की सीरियसनेस के साथ में उसे देखा जाता है। जो एक साल बीता है उसके अपने काम का लेखा जोखा प्रधानमंत्री सामने रखते हैं और आने वाले साल के लिए अपना विजन भी बताते हैं। 15 अगस्त के भाषण का वजन तब और ज़्यादा बढ़ जाता है जब कोई प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के शुरुआती वर्ष में वो भाषण देता है। जैसा हमने 2014 में देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई लकीर खींचने की कोशिश की, ऐसे विषयों पर बात की जिनके बारे में लाल किले से 15 अगस्त को शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने कहा हो। स्वच्छ भारत की नींव रखी गई। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह महिलाओं को रिलीव होने के लिए खेतों में जंगलों में जाना पड़ता है उससे बदलने की ज़रूरत है। 2019 में जब हम आ जाते हैं, 2019 में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन के उभरता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के सृजन की घोषणा होती है। इन दो भाषणों से जब हम नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले संबोधन की तुलना करते हैं तब क्या बातें सामने आती हैं? सरकार का विजन अब कैसा नज़र आता है जब उसके पास एक ट्रंकेटेड मैंडेट है, उससे गठबंधन में सरकार चलानी पड़ रही है? क्या वही अग्रेशन हमें नज़र आ रहा है या फिर चुनावी नतीजों के मद्देनज़र एक बीच का रास्ता खोजने की कोशिश प्रधानमंत्री करते दिखे? इस पर हमारे एक्सपर्ट्स आपसे बात करेंगे। हम उन सब से आपका तारुफ करा दें। पहली मेहमान हमारी नीरजा चौधरी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं और मैम अपनी उम्र में अब भी रिपोर्टिंग असाइनमेंट्स में जाती हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीरजा जी आपका। दूसरे मेहमान हमारे राहुल श्रीवास्तव, न्यूज़ डायरेक्टर हैं जिस न्यूज़ के लगातार फील्ड रिपोर्टिंग असाइनमेंट्स पर सर आप भी जाते रहते हैं। विशेष आभार हम आपका व्यक्त करना चाहते हैं क्योंकि अभी आप एक रिपोर्टिंग असाइनमेंट में हैं, पुणे में हैं और एक जगह गाड़ी पार्क करके आप वहाँ से नेता नगरी के दर्शकों के लिए आपने वक्त निकाला है। और आप दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं राम बहादुर राय, अगेन वेटरन जर्नलिस्ट हैं, भारतीय संविधान अनकही कहानी समेत कई सारी किताबें इन्होंने लिखी है जो हम जैसे जो स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स होते हैं वो पढ़ते हैं। आप तीनों से हम बारी बारी से बात करना चाहते हैं। पहले तो हम इसी एक बात पर आपकी राय जानेंगे तीनों मेहमानों की कि एक बड़ी आइकॉनिक चीज़ हुई है हिंदुस्तान के इतिहास में। सिर्फ तीसरी बार ये हुआ है आज़ाद भारत के इतिहास में कि किसी प्रधानमंत्री ने लगातार 11वीं बार संबोधित किया हो। इस संबोधन को नीरजा जी कैसे देखना चाहिए? क्या 2014 और 2019 से हम तुलना कर सकते हैं या फिर इस बार ऐसा लगता है कि बहुत नई कोई चीज़ प्रधानमंत्री के पास सामने रखने को नहीं थी तो उन्होंने बाकी चीज़ों के बारे में बात की है, एक नई नैरेटिव को खोजने की कोशिश करते हुए दिखते हैं? आपको क्या लगता है? ये बात आप सही कह रहे हैं। 2014 में जब आए तो एक नई आशा की किरण की तरह आए थे क्योंकि यूपीए से लोग बहुत तंग आ गए थे। नरेंद्र मोदी उभरे थे पॉलिटिकल सीन में हिंदुस्तान की और उनकी पहला जो भाषण था लाल किले से एज प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त को, मुझे याद है कि मैं वहां थी और मैंने जब इन्होंने महिला के लिए टॉयलेट की बात की थी तो मैंने अपना पेन नीचे रख दिया था। मैंने कहा मैं ये सुनना चाहती हूँ, कोई प्रधानमंत्री का इस तरह से महिलाओं के लिए टॉयलेट्स होने चाहिए देश में अगर देश को तरक्की करनी है। ये पहली बार हुआ था और मुझे मालूम है पत्रकार हम लोग घूमते थे, इलेक्शन टाइम घूमते थे और जब हमारी हेडलाइट्स कार की चीरती थी, जैसे हम गांवों के पास से गुजरते थे और पेड़ों से और ये महिलाओं के झुंड दिखाई देते थे सुबह सुबह और एक ऐसा सीन था उनको घर में टॉयलेट्स नहीं है, बाहर आके इकट्ठे आके आना पड़ता था, फिर पूरा दिन वो बाहर नहीं जा सकती हैं। तो ये आज भी ये स्थिति मुझे लगता पूरी तरह से तो नहीं बदली है पर काफी हद तक टॉयलेट्स बनने से शायद इसमें परिवर्तन आया है। हालांकि क्रिटिसिज्म है कि टॉयलेट्स फंक्शन नहीं करते वगैरह वगैरह वगैरह। तो एक विजन जो था महिला के लिए टॉयलेट, बहुत सिंपल चीज। फिर आपने कहा कि बाद में सिक्योरिटी के इश्यूज, हर बार उनके अलग अलग इश्यूज थे। इस बार थर्ड टर्म में मुझे लगा पैशन वही था लेकिन एक नए नैरेटिव की खोज इसमें से नजर आ रही थी और जो नया बड़ा टिकट आप कह सकते हैं, पहले घंटे भर से ज्यादा तो अपनी उपलब्धियां गिनाई सरकार की और जैसा उनके भाषण लगभग एक जैसे होते हैं
पार्लियामेंट में भी वही है और इलेक्शन रैलीज में भी लगभग वही है और 15 अगस्त में भी वही है, फॉर्मेट वही लगता है। तो पहले तो उपलब्धियां गिनाई, बाद में लास्ट 20 मिनट्स में जो उन्होंने चीजें कही और उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड जो उनका कोर एजेंडा रहा है, लेकिन 15 अगस्त को उसके बारे में बात करके उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक नया प्रोफाइल देने की कोशिश की और यही नहीं, प्रेजेंट सिविल कोड को कम्युनल बताया और जो वो लाना चाहते हैं वो सेक्युलर होगा। तो एक नई प्रोफाइल देने की कोशिश की। उसकी कई रीजंस हैं। नया नैरेटिव, आरएसएस को खुश करना, आरएसएस नाराज है मतलब इतनी खुश नहीं है जिस तरह से चीजें हुई हैं। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ओपनली बोले हैं इसके बारे में और कई अब बैठकें हो रही हैं आरएसएस और भाजपा के नेताओं के बीच में। तो एक इशारा आरएसएस की तरफ था, दूसरा ये भी था सेक्युलर कोड की बात करके अपने जो अलाइज है जिन पे इस बार बीजेपी निर्भर है सरकार में, उनको भी थोड़ा सा उनके लिए आसानी कर देना। उनका तो रिएक्शन है कि हम मुसलमान को के अगेंस्ट नहीं जाएगा ये, हम अपना विचार देंगे, अपना रिस्पांस देंगे जबकि ड्राफ्ट सामने आएगा। अब ड्राफ्ट आएगा, कंसेंसस से आएगा, मुस्लिम कम्युनिटी से बात होगी जो कि अपोज रही है, तो ये सब देखने लायक होगा। लेकिन उनकी जो मंशा सामने दिख रही थी, किसी ना किसी तरह नए मुद्दे को सेंटर पीस बनाया जाए। अब वो बनेगा कि नहीं बनेगा देखने लायक चीज होगी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सवाल है, वो इस बार इस इलेक्शन में 24 के इलेक्शन में फैक्टर नहीं था। तो एक ये था। दूसरा जो मुझे स्ट्राइक किया, जो उन्होंने बोला हमारे लिए चुनौतियां अंदर से भी हैं और बाहर से भी हैं और बाहर की चुनौतियां शायद हमें ज्यादा फेस करनी पड़ेंगी और हमारे आसपास जो देशों में हो रहा है वो हमारे लिए एक अच्छी खबर नहीं है। बांग्लादेश में जो हुआ, तख्ता पलट गया और उसके बारे में भी प्रधानमंत्री ने कहा कि उनको चिंता है जो हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है बांग्लादेश में, लेकिन ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि बांग्लादेश में हम पीसफुल रिलेशन चाहते हैं, हम चाहते हैं बांग्लादेश प्रॉस्परस देश बने। तो दोनों तरह की चीजें उन्होंने कही, लेकिन जो दूसरे नेशंस को इशारा किया था कि हमारा राइज किसी और के खिलाफ नहीं है, हम किसी और के खिलाफ नहीं हैं। तो एक रीअश्योरेंस करने की एफर्ट था। मुझे लगा कि कुछ देश क्या नाराज हैं हिंदुस्तान में जो कुछ चीजें हुई हैं, उसको जरा शांत करने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और ये भी उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जनरली बात की, बट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का खासकर जिक्र किया। हालांकि अभी तक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भाजपा माना जाता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को मानती थी एज अ राइट सेंटर पार्टी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ सालों से उसको आगे नहीं बढ़ाया, जिससे कुछ लोगों में निराशा है और जो इन्वेस्टर्स है पोटेंशियल और वेस्टर्न नेशंस में भी लोग हैं, उनको भी लगता है ये जो प्रोसेस है ये रुक गया है। तो कहीं ना कहीं उस तरफ भी इशारा करने की कोशिश की कि हम इन्वेस्टर्स को वेलकम करेंगे। हालांकि गरीब से गरीब तबके के लिए हम काम करेंगे, आत्मनिर्भर भारत हम चाहते, वो चीजें भी कहीं। तो लेकिन कुल मिला के जो मैं कहूंगी, नए नैरेटिव की खोज थी। अब वो जो नोट स्ट्राइक किए, क्या वो नए नैरेटिव के रूप में देखे जाएंगे? इसी बिंदु पे हम चाहते हैं राहुल जी भी अपनी बात रखें। सर नमस्ते। अभी नीरजा जी बात रख रही थी, हम लोग यही बात कर रहे थे कि 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी आते हैं तो वो बिल्कुल एक फ्रेशनेस लेकर आते हैं अपने साथ में। उनकी तरह का 15 अगस्त का एड्रेस कई पीढ़ियों ने सुना नहीं था। जिन चीज़ों की उन्होंने बात की, जिस भाषा में, जिस लहजे में बात की, फिर 2019 में हम देखते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बनता है, वो फिर अनाउंस करते हैं CDS के सृजन को।
जब इन दो जिसको कहते हैं कि टेन्योर के शुरुआत में दिए भाषणों से हम कंपेयर करते हैं 2024 में उनके भाषण को, तो नीरजा जी का ये कहना है कि एक नए नैरेटिव की खोज करते प्रधानमंत्री भी दिखे, क्योंकि एक तरह का सैचुरेशन है। आप जिस तरह की वेलफेयर स्कीम्स लाना चाहते थे वो आप ला चुके हैं। जो 2-3 आपके बड़े कोर पोल प्रोमिसेस थे वो 2 आप डिलीवर कर चुके हैं, तीसरे के बारे में अब आप यूसीसी का नाम रख रहे हैं, लेकिन कुछ उस तरह की फ्रेशनेस नज़र नहीं आई। आपने कैसे देखा उस भाषण को? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, मैं पुणे में हूँ, जरा कार्यवश आया हुआ था और मैं रास्ते में सिर्फ आपको ज्वाइन करने के लिए सड़क पर रुका हूँ। मैं ये कहूँगा, देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारी प्रथाएं शुरू करी 2014 में, जैसे आपने कही। उसमें एक प्रथा थी लंबे भाषणों की। एक समय पे 15 मिनट और 20-22 मिनट के भी भाषण हुआ करते थे, और उसके बाद लंबे भाषण, इस बार तो बहुत ही लंबा भाषण हुआ प्रधानमंत्री का। मैं ये कहूंगा कि बहुत सारी रवायतें बदल गई। नीरजा जी ने जो बातें कही, उसके अलावा मैं ये कहूंगा कि विपक्ष पे हमला जो है वो एक नैरेटिव का हिस्सा नहीं बना करता था रेड फोर्ट से। अगर मैं देखूं तो 90% स्पीचेस, खासकर मनमोहन सिंह जैसे नेताओं की स्पीचेस में देखूं तो वो स्पीचेस जो है वो एक लेखा जोखा हुआ करती थी सरकार के काम का या सरकार के विजन का। नरेंद्र मोदी ब्रॉट लॉट ऑफ न्यू एलिमेंट्स कि अगर देश को हाथ धोना सिखाना है या सफाई करना सिखाना है, तो उसकी भी घोषणा वो रेड फोर्ट से उन्होंने करके एक नई रवायत शुरू करी। मगर साथ ही विपक्ष पे हमला भी और अटैक करना भी, रेड फोर्ट ऑल्सो बिकेम अ पार्शियली पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। उसके अलावा यानी मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि बहुत साल ये जो रेड फोर्ट पे भाषण होता है निखिल, मैंने अपने करियर में करीब 24-25 बार 15 अगस्त का फंक्शन कवर किया है और मैंने तमाम प्रधानमंत्री देखे। मैंने वो भी दिन देखा जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थोड़े अस्वस्थ थे और ही फॉरगॉट टू वियर हिज शू। मैंने एक बार ऐसा भी हुआ कि मनमोहन सिंह जी ने स्पीच दी और स्पीच में पीएम के डिपार्चर के ठीक बाद थोड़ी सी अफरा तफरी माहौल होता है, उसका फायदा उठा करके मैं दौड़ता हुआ एनक्लोजर से जो नीचे होता है वहां से, जहां से पोडियम से प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, वहां मनमोहन सिंह जहां से भाषण देके झंडा लहरा के गए थे वहां पहुंच गया। और कोइंसिडेंटली मैं बताऊं निखिल कि वो मेरे लिए बड़ी ही हतप्रभ करने वाली जगह बनी। क्यों? क्योंकि वहां पे मनमोहन सिंह जी की जो स्पीच थी जो उन्होंने पढ़ी थी वो वहां भूल गए थे। इट वॉज लाइंग देयर। तो क्या है कि वो रोमन में लिखी हुई स्क्रिप्ट थी मनमोहन सिंह जी की, और बड़ा मुझे एक मन तो किया कि यार एक रिपोर्टर की क्यूरियोसिटी होती है कि कुछ ना कुछ एक यादगार चीज अगर मिल जाए तो छोड़ो मत। मगर मुझे थोड़ा अटपटा लगा तो मैंने जाकर के उसको एसपीजी के जो सज्जनाथ वहां खड़े थे उनको जाके वो स्पीच दे दी कि साहब ये स्पीच की कॉपी है, मैं ये आपको सरेंडर करना चाहता हूँ। मैंने बहुत चीजें ये भी बदलती देखी कि एक समय पे जो इंदिरा गांधी जी जो थी वो भाषण देती थी, वो बुलेट प्रूफ ग्लास नहीं होता था उनके चारों तरफ। उनके असैसिनेशन के बाद एक ग्लास आया और उस ग्लास में इंटरेस्टिंग चीज आया कि पहले वो अर्ध गोलाकार था, मगर मनमोहन सिंह जी के टाइम तक आते आते वो संपूर्ण गोलाकार हो गया था। इट वॉज अ कंप्लीट 360 डिग्री एनक्लोजर। और नरेंद्र मोदी ने ये भी शुरुआत करी कि 2014 में आने के बाद कि मैं अब इस एनक्लोजर में नहीं, मैं जनता से सीधे संपर्क करने के लिए अपने बीच में और सरकार के बीच में, अपने बीच में और जनता के बीच में बैरियर नहीं लाऊंगा। मैंने ये भी बदलाव देखा एक कि मैं हमारे पिताजी वगैरह छोटे थे, हम 4-5 साल के, तो हम लोगों को लेकर के लाल किले जाते थे भाषण के लिए प्रधानमंत्री की, तो आम जनों में उस स्पीच के प्रति इंटरेस्ट की कमी भी एक हमने देखी कि वो एक कनेक्शन है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक जैसे 4 जुलाई की बात है अमेरिका में की जाए, वो एक सेंटिमेंटल डे है देशवासियों के लिए। हमने ये भी एक पीरियड देखा कि धीरे धीरे करके सिक्योरिटी हावी होती गई और आमजन इस स्पीच से कि में प्रेजेंस उसकी जो है वो कम हो गई, और कम होते होते वर्चुअली वो सरकारी प्रेजेंस हो गई। इनफैक्ट एक समय ऐसा भी आया कि सरकार की तरफ से ताकीद की जाती है अफसरों को कि साहब आप वहां पहुंचे। उसके बाद एक कंट्रोवर्सी इस बार जो आई कि राहुल गांधी को पीछे की सीट दी गई। देखिए, इसके बारे में बीजेपी तमाम तर्क प्रेजेंट कर रही है कि ओलंपिक गेम्स विनर आए थे
मगर ओलंपिक गेम्स के विनर के होने के कारण किसी भी तरह से राहुल गांधी का लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ओहदा छोटा नहीं हो जाता। उनकी कुर्सी अगर 5 कुर्सी उनके लिए बुक हुई थी ओलंपियंस के लिए या शिवराज जी के लिए, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए भी एक कुर्सी आगे लगाई जा सकती थी, बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशनल परंपराएं हैं और ये दिन कोई आम फंक्शन नहीं है साहब। ये सिंबलाइज करता है कि हम आज भी आजाद हैं और आज भी हम आजाद होते हुए 1950 में एडॉप्टेड अपने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जी रहे हैं। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अगर एक पार्लियामेंट है और उसी पार्लियामेंट में एक लोकसभा है, उसी लोकसभा में एक प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ हाउस है, उसका दर्जा नहीं नीचे किया जा सकता। उसी तरह से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का भी दर्जा नीचे नहीं किया जा सकता। कुर्सी कहां लगी फर्क नहीं पड़ता, मगर आपने ये कुर्सी पीछे की, ये बात नोटेबल पॉइंट जरूर बनती है। सर थोड़ा सा समझाइएगा इस बात को। उस हिसाब से भी मैं चाहता था कि ये प्रोटोकॉल वाली बात आपकी मौजूदगी में हो। आपने पार्लियामेंट को भी बहुत लंबे समय तक के कवर किया है, तो आप जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जो हिंदुस्तान में है उसको लेकर के आपका अधिकार है। पर सोर्सेस एमओडी का जो रिप्लाई था वो मैं आपको बता देता हूं। एमओडी ने, जिनका कि वो प्रोग्राम होता है 26 जनवरी 15 अगस्त दोनों रक्षा मंत्रालय के प्रोग्राम्स होते हैं, तो उनकी तरफ से सूत्रों के हवाले से ये दावा किया गया कि जो आपने भी बताया कि ओलंपियंस के लिए कुर्सियां लगनी थी और पहली जो रो थी उसमें डिग्निटरीज कौन होंगे ये पहले से तय था, इसीलिए राहुल गांधी को पीछे बैठाना पड़ा, वरना रवायत के मुताबिक उनको बिठाया तो सामने ही जाता। आप इस एक्सप्लेनेशन को कितना वजन देते हैं? आपने जैसे कि इतने सारे फंक्शंस कवर किए हैं, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की आपको जानकारी है, रक्षा मंत्रालय जिस तरह लोगों को न्योते देता है या नहीं देता है उसको आपकी जानकारी है, आप कितना कन्विंस हुए इस बात से? देखिए निखिल, किसी भी डेमोक्रेटिक देश में कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, मगर कुछ कन्वेंशंस होते हैं। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स थे वो कहीं भी कानून में बहुत सारी बातें नहीं लिख गए, क्योंकि उनको नहीं लगा था कि पॉलिटिक्स इस लेवल पे आएगी कि अच्छी रवायतें नहीं चलेंगी, बुरी शुरू हो जाएंगी, कि नेता वोट लेने के लिए रिश्वतखोरी करेंगे, गोली चलवाएंगे, क्रिमिनल आ जाएंगे। ये बहुत सारी चीजें नहीं सोची गई थी। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द साइलेंस of a constitution actually is at times louder than what is written in the constitution। तो मैं ये कहूंगा कि अगर ये कहा जा रहा है कि वहां पे पहले से एक सीटिंग अरेंजमेंट तय कर दी गई थी, मैं इस बात से टोटली डिसएग्री करता हूं। इफ राहुल गांधी इज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द कंट्री, तो ओलंपियंस का सम्मान does not mean not according the proper status even to राहुल गांधी। किसी एक का सम्मान कॉन्स्टिट्यूशन में दूसरे के सम्मान के कीमत पे नहीं हो सकता निखिल। इसलिए इस आर्गुमेंट में बहुत दम नहीं है। अगर आप ओलंपियंस को शोकेस करना चाह रहे थे तो शिवराज सिंह चौहान पीछे बैठ सकते थे। शिवराज सिंह चौहान पीछे बैठते और राहुल गांधी अगर आगे बैठाए जाते तो हमारी आपकी डिबेट ये हो रही होती कि देखिए इस सरकार ने राहुल गांधी और विपक्ष के नेता का, इतना प्रतिपक्ष का नेता का सम्मान किया और उनको सामने बिठाया, जबकि उनके मंत्री पीछे बैठे। और ये जो तारीख लिखी जाती, ये आज से 50 साल बाद भी आपके और मेरे जैसे, यानी मेरे तो जो पत्रकार आते वो ये कोट करते कि साहब उस समय पे एक टाइम ऐसा आया था जब ओलंपियंस का सम्मान हो रहा था, उसके बावजूद मंत्री पीछे बैठे उसके लिए, and Rahul Gandhi as a leader of opposition was made to sit in front rows। क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन और लोकतंत्र कोई भी है वो अच्छी रवायतों से बनता है ना, तो one has to set good precedents। ये जो सरकार है इस समय पे, I think वो नैरेटिव सेटिंग नहीं, मैं कहूंगा कि it is trying to find its feet। वो डायरेक्शन खोजती हुई ज्यादा दिख रही है देन नैरेटिव सेटिंग। नैरेटिव सेटिंग एक बहुत फर्म फुटिंग पे जो चल रहा होता है, हालांकि कुछ मामलों में मैं कहूंगा 75,000 मेडिकल सीट्स इज अ गुड मेजर, वो एक अच्छा सिग्नल है। लेकिन सी देन अगेन दिस इज वेयर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज डिफरेंट। वो जो इनडायरेक्ट अटैक हुआ, अटैक ऑन विमेन पे, वो आपको पता है कि वो एक रेफरेंस टू कोलकाता, और जी उसके अंदर एक कॉन्टेक्स्ट था, आपको पता है सबको। तो वो एक छोटा सा जो था,
But then I will also say that he's a political man. He's a much more political man than at least Manmohan Singh as a prime minister. I think जिन्होंने मनमोहन सिंह ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने कभी यूटिलाइज नहीं किया एम्पली उस अपॉर्चुनिटी को कि उन्होंने भी 10 बार भाषण दिए थे एंड नरेंद्र मोदी के 2 साल पहले से पहले तो ही वाज द थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीचेस डिलीवर्ड फ्रॉम द रेड फोर्ट बट मनमोहन सिंह ने उसको यूज नहीं किया नरेंद्र मोदी डेफिनेटली हैज यूज्ड इवन अ सिग्नल नॉट जस्ट टू द कंट्री मगर अगर पाकिस्तान को भी सिग्नल देना है तो नरेंद्र मोदी ने लाल किले का इस्तेमाल किया है आई थिंक अगर वैसे हाइपोथेटिकली मैं कहूं एक लेवल पे तो लाल किला जो है एज ए लोकेशन फॉर द एड्रेस टू द नेशन वो पॉलिटिकल है साहब वो सत्ता का केंद्र रहा है इफ यू लुक एट पीरियड फ्रॉम द मुगल्स अंग्रेजों ने वहां पे कैंप किया किले जीतना जो होता था वो पॉलिटिकल मैसेज हुआ करता था कि साहब नाउ वी हैव अराइव्ड तो लाल किला रेड फोर्ट हैज अ ग्रेट पोटेंशियल आई थिंक बट हाउ द प्राइम मिनिस्टर यूज इट वो प्रधानमंत्री उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं उस पर डिपेंड करता है राइट मैं नीरजा जी के पास वापस जा रहा हूँ वी अप्रिशिएट यू टेकिंग टाइम फॉर अस सर आप बाहर हैं एक रिपोर्टिंग असाइनमेंट बावजूद उसके आपने हमारे लिए वक्त निकाला एक चीज़ बस मैं जोड़ना चाह रहा हूँ क्योंकि लगता है मुझे कि इस बात की भी क्लिप कट जाएगी मनमोहन सिंह का आप बता रहे थे कि रोमन में लिखा हुआ भाषण था मनमोहन सिंह की शिक्षा दीक्षा उर्दू में हुई थी जितना हमें पता चला और इसीलिए शायद वो कभी देवनागरी को लेकर कंफर्ट और बाद में उनकी जो हायर एजुकेशन था वो तो उनकी इंग्लिश में हुई तो शायद वो स्क्रिप्ट ही या तो वो उर्दू की स्क्रिप्ट पढ़ पाते थे या तो वो अंग्रेजी रोमन लिपि को पढ़ पाते थे शायद वो देवनागरी पढ़ नहीं पाते थे इसलिए शायद जी बिल्कुल इसका कारण बिल्कुल आपने जो स्टेट किया कि मनमोहन सिंह की जो शिक्षा दीक्षा हुई वो अर्स्टवाइल पाकिस्तान में उनका गांव का नाम गाह था वहां हुई थी और वहां से उनकी देवनागरी की फेमिलियरिटी नहीं थी और उस कारण से उनकी स्क्रिप्ट में मैंने जैसे बताया कि रोमन एलिमेंट्स और उर्दू की स्क्रिप्ट ये सब बहुत प्रोमिनेंटली थी मुझे यानी मैं कभी कभी सोचता हूं कि क्या मैंने गलती कर दी उस दिन वो कागज अगर उठा लाता तो शायद कोई मिस नहीं करता लेकिन यस नीरजा जी इज चकलिंग ओवर इट बिकॉज वी जर्नलिस्ट आर नोन टू illegally confiscate such mementos once chance arrives so yes but I was very sweetly surprised by the fact that कि प्रधानमंत्री की स्पीच आपके हाथ टू टच इट उस जगह पे जहां से प्रधानमंत्री ने स्पीच डिलीवर की है इट इज व्हाट यू कैन कॉल अ मोमेंट इन अ रिपोर्टर्स लाइफ हाँ वहीदा रहमान के चम्मच की तरह सर हाँ देखिए आशनाई जैसी भी हो चाहे मुल्क से हो जी नहीं यस डेफिनेटली इट वाज अ मोमेंट एंड आई विल से कि मैं आई फील वेरी हैप्पी एंड प्राउड एट द फैक्ट निखिल कि मैंने लाल किले के से अगर मैं वो बचपन के दिन निकाल दूं जब मेरे पिताजी मुझे ले जाते थे तो जो 20-25 बार मैंने लाल किले पे जाकर के उस इवेंट को कवर किया I think each time the flag goes up, I think it is quite a moment for to savor, because I think वो renewal of faith है हमारा. वो renewal वो क्या है कि वो token वो एक कपड़ा नहीं है, flag नहीं है, वहां पे बैठे हुए शायद लोग मैटर नहीं करते. I think for every citizen and I think even a journalist, वो reaffirmation of faith होता है अपने constitution में कि साहब आज भी हम आजाद हैं. And also perhaps it should inject certain degree of gratitude towards those people जिन्होंने काम किया कि हम आज आकर के कह सकते हैं कि साहब मैं आजाद हूं, मैं खड़े होकर प्रधानमंत्री के बारे में बयानी कर रहा हूं कि वो गलत है या वो सही है. ये सब हमारी चेरिश्ड वैल्यूज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की और अगर इसका ह्रास हो रहा है कि कहीं पे भी किसी भी तरह से तो आई विल से दैट इट इज अ सैड मोमेंट. नीरज जी के पास हम वापस आ रहे हैं. मैम हम ये जानना चाहते हैं जैसे ये बात फैक्ट है अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट्स असाइड कि जो सबसे कॉन्सिक्वेंशियल प्राइम मिनिस्टर्स हिंदुस्तान के इस इतिहास में हुए हैं उसमें से एक नाम नरेंद्र मोदी का है. उसमें आप प्राइम मिनिस्टर नेहरू को जोड़ लीजिए, उसमें आप प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को जोड़ लीजिए, फिर नरेंद्र मोदी उसी
सीरीज़ में आ रहे हैं हमारे सामने। हम चाहते हैं कि इन पर्सनालिटीज़ ने जब जब देश को एड्रेस किया है लाल किले से, आपने उन सारे स्पीचेस को, कई सारों को आपने अटेंड किया है, कई सारों को बाद में आपने आर्काइव्स में देखा है, आप किस तरह का डिफरेंस या सिमिलैरिटी पाती हैं? देखिए, जो इंस्पिरेशनल स्पीच है वो नेहरू की है, जवाहरलाल नेहरू 14 और 15 अगस्त की मिडनाइट की स्पीच जो है 1947 की, जब देश आज़ाद हुआ था। And he talked about India having made a tryst with destiny and the time had come to fulfill that pledge. वो तो बिल्कुल जैसे एपक की स्पीच है, मतलब it's something that the nation is identifies with that moment of freedom. नेहरू ने जिस तरह से आर्टिकुलेट किया था। इंदिरा गांधी की स्पीचेस मैं देख रही थी हाल में भी, इवन 75 में जिस साल उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, उस साल भी वो फ्रीडम की बात कर रही हैं इंडिपेंडेंस डे से। और जैसे मैं आपसे अभी कह रही थी ना कि इंदिरा गांधी की स्पीचेस देखिए तो वो बहुत सरल भाषा में बोलती थी, हिंदुस्तानी भाषा में थी। मतलब इट वाजंट लाइक नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी, बोथ आर वेरी डिफरेंट। और नेहरू, तो उनका भी ये मानना था कि आज़ादी एक दरवाज़ा है जिसके हम वी गो थ्रू इट, और बाकी काम हमें करने हैं, बाकी उपलब्धियां जो हमें देश में करना है, ये तो एक एंट्री पॉइंट है हमारा। और राजीव गांधी और कई इंडिपेंडेंस डे जो हुए हैं, राजीव गांधी जब पहली बार 1984 में आए थे और 85 में 15 अगस्त को उन्होंने भाषण दिया था लाल किले से, तो वो भी एक आशा की किरण की तरह आए थे। यंग मैन, 40 के उम्र में यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, और देश बहुत ही उथल पुथल से गुजरा था। इंदिरा जी का असैसिनेशन हो गया था, एंटी सिख राइट्स हुए थे बहुत भयानक। तो एक पीस की तरह ना वो था कि ये शांति की तरफ ले जाएंगे। और उसी दिन 15 अगस्त 1985 को कुछ घंटों बाद उन्होंने असम के नेताओं के साथ असम अकॉर्ड किया था, एक चाय पे बुलाया था, साइन किया था, और फिर वो लोग गए थे, आसू के नेता वापस असम, उन्होंने एजीपी फॉर्म की थी, और वही एजीपी ने कुछ महीने बाद इलेक्शन जीत के कांग्रेस को हरा दिया था असम। लेकिन राजीव गांधी मानते थे वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, असम में इस चीज का सोल्यूशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो और अटल बिहारी वाजपेयी जब बोले थे 1998 में फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री बन के लाल किले से, तो उन्होंने भी ये जिक्र किया था किस तरह से हमारा जो लोकतंत्र है कि वो गरीब टीचर के बेटे थे और एक शिखर पे जाके पहुंचे वो प्रधानमंत्री के, और कितनी बड़ी चीज है ये देश के लिए और देश के लोकतंत्र के लिए। और उन्होंने ये भी कहा था, मुझे याद है कि नेशनल यूनिटी तभी कायम रह सकती है जबकि हम डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म को कायम रखेंगे हमारे जैसे देश में जहाँ इतनी विविधता है। उस साल उन्होंने कुछ महीने पहले न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जो उनकी बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। मई 11 और 13 को पहले इंदिरा गांधी ने किया था 1974 में। तो अलग अलग प्रधानमंत्रियों ने अलग अलग तरीके से संबोधित किया देश को, और अधिकतर ये सही है कि पॉलिसी स्टेटमेंट माना जाता है अगस्त 15 का। तो जब प्रधानमंत्री मोदी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाते हैं और चीजों को लाते हैं, तो उसको एक इम्पोर्टेंस दी जाएगी। एक पार्टी का की तरफ से जुमला नहीं है सिर्फ, या इवन कोर एजेंडा नहीं है। अब कैसे किया जाएगा, उनके एलाइज क्या करेंगे, उनको उससे मानेंगे, ये सब आगे की चीजें हैं। पर एक चीज मैं कहना चाहूंगी राहुल गांधी के ऊपर, जो राहुल अभी बात कर रहे थे। राहुल गांधी का पहली रो में नहीं बैठना एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, मैं मानती हूं कि ये वायलेशन ऑफ द मैंडेट है। जनता, ये राहुल के गांधी के बारे में नहीं है, ये जनता, हिंदुस्तान की जनता के बारे में है, जिन्होंने राहुल गांधी को इलेक्ट किया, उनकी पार्टी को उतनी सीटें दी जिसकी वजह से
वो एलओपी बने, और जो कन्वेंशन रहा है इतने सालों से, और एक डेमोक्रेसी में जो आदान प्रदान होता है, डायलॉग होता है दोनों साइड के बीच में, उसकी वजह से वो कन्वेंशन बना कि एलओपी को सामने वाली रो में स्थान दिया जाएगा। उसको वायलेट करना एक छोटी बात मैं नहीं मानती हूँ। अब शिवराज चौहान को आप पीछे करते, ओलंपियड्स को आपने जगह स्थान दी क्योंकि उनका बहुत अच्छा शानदार परफॉर्मेंस था, पर वो हर साल कुछ ना कुछ ऐसा होगा। हमारे देश में हीरोज पैदा होंगे, हर साल होंगे, होने चाहिए, पर क्या उनको आप स्थान दीजिए, स्थान देके कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड जो पोजीशन है उसको पीछे भेज देंगे क्या? एक बैलेंस होता है हर चीज का, और ये मुझे लगता है लोगों को, बहुत लोगों को अटपटा लगा, अच्छा नहीं लगा ये जो कल हुआ। ये उन लोगों की बात नहीं कर रही जो राहुल के भक्त हैं या राहुल के समर्थक हैं, उन लोगों की भी बात कर रही हूँ जो राहुल के अपोनेंट्स हैं, उनको भी अच्छा नहीं लगा। मैम, आपने ये बताया कि आप कह रही हैं कि प्रधानमंत्री जब कुछ कहते हैं वहाँ से तो वो एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट का उसमें वजन रहता है, और जैसा कि राहुल सर अभी बता के गए हैं थोड़ी देर पहले कि इससे पहले जितनी चीज़ें प्राइम मिनिस्टर ने कही हैं लाल किले के अपने एड्रेस में, वो उन्होंने डिलीवर भी की हैं, वो चाहे 1 साल बाद चाहे 2 साल बाद, लेकिन वो उन चीज़ों को लेके वो गंभीरता इस्टेब्लिश कर देते हैं अपने 15 अगस्त के एड्रेस में, और उसके बाद गवर्नमेंट डिलीवर करती है। यूसीसी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए संविधान के अंदर प्रावधान करना पड़ेगा, सभी जो ऑपोजिशन में जो पार्टीज़ बैठी हुई हैं, स्पेशली जो उनके एलाइज़ हैं, उनको राज़ी करना पड़ेगा, और कुछ इसी टोन का काम करना पड़ेगा, वन नेशन वन इलेक्शन, जिसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने एड्रेस में किया है। जब रिजल्ट्स आए थे और ये पता चला कि भारतीय जनता पार्टी अब मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं बनाएगी, अब वो अल्पमत में रहेंगे और एलाइज के समर्थन से सरकार बनेगी, कई कमेंटेटर्स ने कहा था कि अब इतने फार रीचिंग जो चेंजेस हैं वो शायद बीजेपी इंट्रोड्यूस करने से बचे। बावजूद इसके प्राइम मिनिस्टर ने न सिर्फ इन 2 चीज़ों को मेंशन किया, लेकिन 15 अगस्त को मेंशन किया लाल किले से अपनी गंभीरता वो आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी इन चीज़ों को डिलीवर करने की स्थिति में है? इफ यस, व्हाई? देखिए, स्टेट्स में जहां बीजेपी पावर में है वहां तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकती है, जैसे कि उत्तराखंड ने दिया, वो टेम्पलेट इस्तेमाल करके वो ला सकती है। नेशनली देखना पड़ेगा। अब तीसरे टर्म में हालांकि बीजेपी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि वो इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि बिजनेस एज यूजुअल, जैसा था वैसा ही है, कुछ बदला नहीं है, प्रधानमंत्री उतना ही कंट्रोल में है, चीजें वैसे ही आगे बढ़ेंगी जैसे पहले 2 टर्म्स में हुई थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। 240 है तो कोई बात नहीं, हमारे एलाइज हैं तो हम उसी तरह सरकार को आगे ले जाएंगे। लेकिन आज अपना एजेंडा भी इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको औरों की जरूरत है, तो इस बार आपको कंसेंसस के थ्रू शायद चीजें करनी पड़े, और बहुत अच्छा होगा अगर कंसेंसस के थ्रू किया जाएगा। जैसा कि मैं इतना डाइवर्स देश है, इसको कंसेंसस से ही रन करना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी तो बार बार ये बोलते थे, और प्रधानमंत्री भी ये बोलते थे, नरेंद्र मोदी भी बोले हैं कई बार इसके बारे में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर कंसेंसस, मुस्लिम कम्युनिटी से बात की जाए, अलाइंस के थ्रू बात की जाए, उनको ऑन बोर्ड लाया जाए, क्या उनकी दिक्कतें हैं, क्या उनकी परेशानियां हैं, उनको एड्रेस किया जाए, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक और चीज यहाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदू मुस्लिम इश्यू की तरह प्रधानमंत्री ने नहीं प्रोजेक्ट किया लाल किले से, उन्होंने विमेन्स इश्यू की तरफ इशारा किया, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू की तरफ इशारा किया कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये गारंटी किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और तीसरा सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में कई बार बातचीत की है। और 1985 में जो शाह बानू का जजमेंट आया था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये डिजायरेबल है, और कई और जजमेंट्स में भी ये जिक्र हुआ है। तो प्रधानमंत्री ने इसको सुप्रीम कोर्ट और लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ा है,
हिंदू मुस्लिम मेरे ख्याल कम रहा वहां। हालांकि हिंदू मुस्लिम इश्यू वो बनेगा, अगर होता, अगर ठीक से हैंडल नहीं किया जाता। बनेगा नहीं बनेगा क्या, हिंदू शक की नजर से देखेगा क्या, उस तरह से रिस्पांस नहीं होगा, वो चीजें हमें मालूम नहीं, उन सवालों के जवाब इस समय हमें मालूम नहीं है। कई चीजों पे निर्भर करेगा। और जो बहुत अच्छा नोट प्रधानमंत्री ने, एक चीज मैं कहूंगी, वो बहुत मजबूत नोट उन्होंने स्ट्राइक किया था, वो विमेन के बारे में किया था, जो डॉक्टर्स के साथ हुआ, जी, जो बलात्कार हुआ, जो माना जाता है रेप ही नहीं, एक घिनौनी हत्या जो हुई कलकत्ता के डॉक्टर की, जिसकी वजह से आज कलकत्ता में प्रोटेस्ट नहीं है, आज पूरे बंगाल में प्रोटेस्ट नहीं है, आज पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट है। महिलाओं द्वारा प्रोटेस्ट है, औरों द्वारा प्रोटेस्ट है कि 78वें इंडिपेंडेंस डे पे ये हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम? जी, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके बारे में बहुत टफनेस होनी चाहिए, पनिशमेंट की एक मिसाल बननी चाहिए, स्टेट्स को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, जो इशारा वेस्ट बंगाल की तरफ था। मैं तो ये भी कहूंगी कि जो गुजरात में हुआ, जो इनको रेमिशन मिला, जो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को, मतलब लोगों ने उस पर भी सवाल उठाए कि भाजपा ने जो किया था। खैर ये सब पार्टियां इसमें गिल्टी होती हैं, लेकिन कल प्रधानमंत्री के बहुत मजबूत शब्द थे कि महिलाओं को आज के समय में इंसाफ मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, और एक सुरक्षा का एनवायरनमेंट नहीं होगा, माहौल नहीं होगा, तो क्या आजादी, क्या डेवलपमेंट, क्या कुछ, उसका कोई मतलब ही नहीं रहता। अब हम राम बहादुर जी के पास आना चाहते हैं। सर, आपने इतना लंबा आपका करियर रहा है जर्नलिज्म में, आपने अनेक प्रधानमंत्रियों को सुना है, तो उसमें से सबसे आइकॉनिक स्पीचेस आपको जो याद आते हो, उनके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। जो हमारी पीढ़ी के लोग जिस भाषण को ज्यादा याद करते हैं और वो चर्चा में भी है, वो है जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे प्रधानमंत्री कहिए या तीसरे प्रधानमंत्री कहिए, लाल बहादुर शास्त्री। क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री को का जो भाषण था वो एक तो भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद था, और दो बड़ी चुनौतियां उस समय भारत के सामने थी, एक अकालग्रस्त भारत और दूसरा सीमाओं की रक्षा का प्रश्न। दोनों को का हल उन्होंने जय जवान जय किसान में दिया, और उसका नारा उन्होंने लाल किले से ही दिया। लाल किले से जो सबसे चर्चित भाषण जिसको कहेंगे, वह है विश्वनाथ प्रताप सिंह का। इसलिए कि 15 अगस्त से कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक, कहना चाहिए वो ऐतिहासिक से भी कुछ बड़ा शब्द हो जाना चाहिए, उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। उसकी परिस्थितियों में मत जाइए, राजनीतिक झगड़ों को संदर्भ में रख करके अगर उसे न देखें, तो मैं ये कहूँगा कि महात्मा बुद्ध के बाद सामाजिक परिवर्तन का उससे बड़ा कोई निर्णय किसी सरकार के मुखिया के द्वारा नहीं लिया गया था, जो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लिया, और जिसे कांग्रेस टालती रही। ये मंडल आयोग की रिपोर्ट तो 79 की है, जनता पार्टी के शासन के दौरान की है, लेकिन तब से लेकर 1990 तक सरकारें उस बक्से को नहीं छूना चाहती थी जिसमें बिच्छुओं की जो है वो भरमार थी। तो बिच्छुओं के डंक को सहने की क्षमता अगर किसी एक प्राइम मिनिस्टर में थी तो वो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, और उन्होंने ये इसके औचित्य पर
यानी मंडल आयोग के हमको हमने क्यों लागू किया, उसके औचित्य पर उन्होंने लाल किले से एक भाषण दिया। उसी तरह से जो चर्चित भाषण है वो उससे पहले मुरारजी भाई का 77 का, जब उन्होंने लाल किले से अभय होने का संदेश दिया। क्योंकि करीब 21 महीने की अंधेरी रात, देश में सन्नाटा, लोकतंत्र की हत्या, एक इंदिरा गांधी परिवार की तानाशाही की पृष्ठभूमि में जो भय बैठ गया था लोगों के बीच में, तो मुरारजी भाई का जो भाषण है वह अभय का संदेश दे रहा है। और उन नीतियों की भी घोषणा उन्होंने वहां से की जिसमें कि कोका कोला जैसी कंपनियों को पर रोक लगाने की बात भी थी। और इसलिए मोरारजी भाई देसाई का भाषण दुनिया में सुना गया। दुनिया में दो कारणों से सुना गया। एक तो लोकतंत्र की बहाली का श्रेय भारत की जनता को था और उसका नेतृत्व मोरारजी देसाई कर रहे थे। दूसरा, पूरे यूरोप और अमेरिका को इस बात का, और रूस को भी इस बात का एक अंदेशा था कि मोरारजी देसाई कोई बड़ी घोषणा करेंगे, और सचमुच उन्होंने किया। उद्योगों के बारे में किया, उन्होंने खादी के बारे में किया, उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में किया। लेकिन ये उसके बाद एक राजनीतिक अस्थिरता का दौर है, और इसलिए राजनीतिक अस्थिरता के दौर में प्रधानमंत्रियों के भाषण को लोगों ने रूटीन का विषय मान लिया। यानी 15 अगस्त मनाया जा रहा है, लेकिन उस 15 अगस्त के लिए उदासीनता। 15 अगस्त का महत्व है, परंतु उस 15 अगस्त को क्या संदेश दिया जाएगा, जो संदेश देने वाला है वो कितने दिन रहेगा अभी अपने संदेश को पर अमल करने के लिए, ये एक अनिश्चितता का वातावरण था। लेकिन पीवी नरसिंह राव के आने के बाद वो एक नया परिवर्तन हुआ, और पीवी नरसिंह राव का जो भाषण है वो इस नाते महत्वपूर्ण है क्योंकि लाइसेंस, कोटा, परमिट राज की उन्होंने समाप्ति की। जो लोग भी 15 अगस्त के भाषणों को संकलित करेंगे और फिर उसमें महत्वपूर्ण भाषणों को छांटेंगे तो वो पाएंगे कि उसमें दूसरे तीसरे नंबर का जरूर अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण। 2013 के 15 अगस्त को जब मनमोहन सिंह लाल किले पर भाषण देने जा रहे थे, तो उसी समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले का एक स्वरूप अहमदाबाद में बनवाया, और वहां से उन्होंने, या कहीं और बनवाया, और वहां से उन्होंने 15 अगस्त का भाषण दिया। तो ये घटना चर्चित हुई, थोड़ा विवाद भी इस पर हुआ, और भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेताओं की ये प्रतिक्रिया थी कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन लोगों को ये तो स्थापित नेतृत्व की एक सीमा भी होती है। तो मैं ये मानता हूं कि उस भाषण का प्रभाव इतना था कि भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी में प्रधानमंत्री के सारे लक्षण देखे, और उसके बाद के राजनीतिक घटनाक्रम को आप जानते ही हैं। सर, आपने इतने सारे प्रधानमंत्रियों को सुना लाल किले से भाषण देते हुए, उनके बीच में आपको किस तरह की समानताएं या असमानताएं देखने को मिलती हैं? जवाहरलाल नेहरू के समय से ही प्रधानमंत्री कार्यालय में
प्रधानमंत्री के भाषण लेखन की एक व्यवस्था है। और जैसे मान लीजिए नेहरू जी तो उन लोगों में से रहे हैं जो अपना भाषण कुछ भी लिखते रहे होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री का भाषण जब 15 अगस्त का होता है तो उसके लिए इनपुट हर मंत्रालय से मंगाया जाता है, और हर मंत्रालय को जो 15 अगस्त पर कहने की जरूरत होती है वो प्रधानमंत्री कार्यालय में एक सीनियर अफसर एकत्र करता है। फिर उसके बाद जो भाषण लेखक है वो उसको भाषण का स्वरूप देता है। अब ये सिलसिला चलता रहा है, और आपको मालूम होगा कि लंबे समय तक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के भाषण को अंतिम स्वरूप देते थे ये वहाँ एस वाई शारदा प्रसाद उनके प्रेस एडवाइजर भी थे, और एस वाई शारदा प्रसाद से मैं मिला हूँ, उनसे कई बार मिलने बातचीत करने का भी मौका मिला है। तो कम ऐसे प्रेस एडवाइजर हुए हैं जो उतने पढ़े लिखे थे, और भी प्रेस एडवाइजर हुए हैं जिनके नाम आप जानते हैं। तो ये प्रधानमंत्री के भाषण की तैयारी काफी पहले से होती है, और प्रधानमंत्री के भाषण हर मौके पर जो होते हैं, केवल 15 अगस्त का नहीं, हर मौके पर जो होते हैं उसकी तैयारी वहां होती है। एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ जिससे आपको ये मालूम होगा कि ज्यादातर प्रधानमंत्रियों के भाषण लिखे जाते थे, उसको वो सरसरी तौर पर देख लेते थे और पढ़ते थे। वाजपेयी जी भी जब एक्सटेम्पोर बोलते थे तो लोग फील करते थे, अनुभव करते थे कि हम एक सरस्वती के वरद पुत्र से सुन रहे हैं। लेकिन जब अफसरों का लिखा हुआ पढ़ते थे तो लगता था कि वो लोगों को जो वो लोग जो है उससे उगने लगते। चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री की शपथ लेने के अगले ही दिन संभवतः उनको मालदीव में विदेश मंत्री सार्क कंट्रीज के सम्मेलन में जाना पड़ा। तो रास्ते में जहाज में बैठने के बाद उनको विदेश मंत्रालय के किसी अफसर ने उनको एक भाषण पकड़ाया। चंद्रशेखर जी ने उसको पढ़ा, और शायद एक दो पैरा उन्होंने पढ़ा, और पढ़ने के बाद उन्होंने रख दिया। उन्होंने खुद ही मुझे ये बात बताई थी, और उसके बाद आपको मालूम होगा, और नहीं तो आप लोगों से पूछिए तो आपको मालूम पड़ेगा, चंद्रशेखर जी ने उस भाषण को छुआ तक नहीं। वहां पर एक्सटेम्पोर सार्क सम्मेलन में बोले, और वो दूरदर्शन ने उसको वैसे ही सीधे प्रसारित किया। इससे चंद्रशेखर के व्यक्तित्व का जो प्रभाव था वो कई गुना बढ़ा। इसको कहने के बाद मैं आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भाषण देते हैं, उस भाषण में भाषण लेखकों का जो कंट्रीब्यूशन होता है उससे 1000 गुना ज्यादा नरेंद्र मोदी का स्वयं होता है। वो तरह तरह की आइडियाज देते हैं, तरह तरह के सवाल पूछते हैं, और फिर जो लोग रिसर्च करते हैं उनको पसीने आ जाते हैं। मैं एक घटना से आपको ये बात समझाना चाहता हूँ। पंडित मदन मोहन मालवीय के वाङ्मय का हमने मालवीय मिशन ने उसका को संकलित किया, हमने उसका संपादन, या वो कहे कि हम उसके प्रधान संपादक।
हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि आप इसका लोकार्पण करें, तो प्रधानमंत्री के दफ्तर से ये बात सहमति की आ गई कि हाँ, आपको पिछले साल की बात है 17, 18 या 18, 19 नवंबर को आप बनारस में रख लीजिए। तो मैंने संजय भावसार जी जो समय देते हैं उनको मैंने कहा कि आप प्रधानमंत्री जी को बता दीजिए कि बनारस में हम नहीं रखना चाहते। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं रखना चाहते। मैंने कहा कि 2 कारणों से, एक तो मैं यात्रा नहीं कर रहा हूँ, दूसरा वो सरकारी मंच होगा, तो सरकारी मंच पर हम मालवीय जी के वाङ्मय का लोकार्पण नहीं कराना चाहते। आप दिल्ली में समय दीजिए और 25 दिसंबर को दीजिए जो मालवीय जी का जन्मदिन का है, और शाम को 4 बजे दीजिए। सुबह तो प्रधानमंत्री जी को जाना होगा वाजपेयी जी के समाधि पर। तो खैर 25 दिसंबर को 4 बजे प्रधानमंत्री जी ने समय दिया, और उसके लिए जैसा प्रधानमंत्री कार्यालय में रिसर्च वगैरह होता रहता है वो हुआ। हम लोग भी कुछ सूचनाएं जो मांगी जा रही थी दे रहे थे। रात को 10 बजे एक महिला अफसर का प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आता है कि वाजपेयी जी ने कुछ मालवीय जी के बारे में कहा हो, ये प्रसंग चाहिए। अब हम सब लोगों को इसका ख्याल भी नहीं था। मैं ये मानता हूं और ये सही भी है होगा कि ये स्वयं प्रधानमंत्री ने उस टीम को कहा होगा कि ये हमको कोट चाहिए। और संयोग ऐसा था कि मेरे पास एक लखनऊ से प्रकाशित पत्रिका थी जिसमें वाजपेयी जी लखनऊ के मालवीय मिशन के प्रोग्राम में गए थे, तो उन्होंने मालवीय जी के बारे में कुछ कहा था, वो मेरे पास था, वो हमने दिया और प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में उस कोट का इस्तेमाल किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनसे पहले के प्रधानमंत्री ज्यादातर जो उनको लिख कर दे दिया जाता है वही उनके लिए अंतिम होता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेषता यह है कि वे अपने इनपुट और जो वो स्वयं कुछ कहना चाहते हैं उसको खुजवाते हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है और ये हमको उनके भाषणों में दिखाई पड़ता, चाहे वो संस्कृति के हों। अध्यात्म पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया है वो किसी महात्मा ने नहीं दिया होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। चाहे वो केदारनाथ के अवसर पर हो, चाहे काशी विश्वनाथ के अवसर पर हो, या भारत मंडपम में हुआ हो। तो नेता नगरी के इस सत्र को हम यहीं पर कंक्लूड कर रहे हैं और साथ में कंक्लूड कर रहे हैं आज के इस एपिसोड को भी। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में क्योंकि चुनावों की घोषणा हो गई है, इसका मतलब यह है कि नेता नगरी का तापमान बढ़ेगा, और जैसे जैसे नेता नगरी का तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे नेता नगरी के आने वाले एपिसोड्स में भी आप और दिलचस्प डिस्कशंस और बहसें होते हुए देखेंगे। उन सभी को अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, गुनना चाहते हैं, तो बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।